Hello guys, welcome to my YouTube channel Beta Biology. Today we are going to discuss about the new chapter of human physiology, that's body fluids and circulation. In this chapter we are going to discuss about blood, introduction to the blood, and then lymph, उसके बाद circulatory pathways, double circulation, regulation of cardiac activity, and then disorders of the circulatory system. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेटरी गैसेस की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की नीड होती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हर सेल तक पहुंचाना है। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लंग्स से लेके ऑक्सीजन को लाना है हर सेल तक। तो देयर मस्ट बी सम मीडियम दैट विल सप्लाई these nutrients and respiratory gases to each cell in our body. As you have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. और जो हमारी सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्टेज निकलते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बॉडी से सेल से बाहर निकालना है। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी, फिर लंग्स तक ले जाके अब उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट कराना है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई मीडियम होना चाहिए। डिफरेंट अब पॉइंटिंग टू द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं लाइक स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेटस हैं, उनका ये सर्कुलेटरी मीडियम जो था, दे सर्कुलेट वाटर इन देयर बॉडी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। उनके बॉडी में वाटर सर्कुलेट होता था, एक्सटर्नल मीडियम से वो वाटर सर्कुलेट करते थे अपनी बॉडी में, और उसी के हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करते थे। अब जो मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जब आ गए, वो स्पेशल फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते थे विद इन दियर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल जो आज मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिजम्स में जो कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, दैट इज द ब्लड। और हमारी बॉडी में भी ब्लड is used for transporting such substances. Another body fluid, lymph, also help us in the transport of certain substances. lymph की भी कई जगह ज़रूरत पड़ती है for transport of certain substances. Now moving forward to the first topic, that is blood. ब्लड जो है दैट इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ब्लड जो है इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्मेट एलिमेंट्स होते हैं। जो प्लाज्मा होता है, लेट्स सी अबाउट द पिक्यूलर फीचर्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये सिट्रा कलर होता है, विस्कस फ्लूइड। ये जो प्लाज्मा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो 55% होता है दैट इज अ प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वाटर होता है, और उसके बाद 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। जो मेजर प्रोटीन्स उसमें होते हैं दैट इज फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, FAG, फैग। अब हम देखेंगे जो ये मेजर प्रोटीन्स हैं, फाइब्रोनोजन है, ग्लोबुलिन्स है और एल्ब्यूमिन्स की, इनकी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होती है हमारी ब्लड में। जो फाइब्रोनोजन होता है, इट इज़ नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और कोगुलेशन। इसकी फंक्शन जो है कोगुलेशन में होती है। ये जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम के, और इम्यून सिस्टम या डिफेंस मैकेनिज्म का रोल होता है इनका। और जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं, दे हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, हमारी ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करने में इनका अहम रोल होता है। अब जो ये प्लाज्मा, ये अब ऐसे भी हम ट्रिक भी रख सकते हैं, जो फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है, यहाँ पे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं फैग, और नीचे याद रख सकते हैं कॉर्ड। फैग का फाइब्रोनोजन इज यूज्ड इन द क्लॉटिंग, एल्ब्यूमिन इज यूज्ड इन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ग्लोबुलिन इज यूज्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म्स। नाउ लेट अस सी, जो प्लाज्मा होता है इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एटसेट्रा। और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, लिपिड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ट्रांजिएंट इन द बॉडी। मतलब क्या है ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, जो ग्लूकोज होता है, अगर प्लाज्मा में ग्लूकोज है, किसी सेल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, तो ये सेल में चला जाएगा। कभी कभार सेल में अच्छा खासा अच्छी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है, ये ब्लड में ही रहेगा। मतलब इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम वेरी होता है इन द प्लाज्मा। दैट्स व्हाई ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स आर always present in the transient in the body. अब जो प्लाज्मा में होते हैं clotting factors which help in the formation of clot or which help in coagulation, that are called clotting factors. जो प्लाज्मा में clotting factors होते हैं that are present in inactive form, क्योंकि उनका प्लाज्मा में inactive form में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो प्लाज्मा में एक्टिव हो जाएंगे तो वो बीच में ही ब्लड क्लॉट कर देंगे। इसीलिए जब इंजरी होती है तो उसी वक्त वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर क्लॉट बनता है। दैट्स वाई क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा और यूजुअली इन इनएक्टिव फॉर्म। अब अगर हम इस प्लाज्मा से ये इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स बाहर निकालेंगे, द सब्सटेंस रिमेनिंग इज कॉल्ड सीरम। Plasma without clotting factors is called serum. Remember this thing. So let us see about the another component of blood, that is formed elements. जो erythrocytes, RBCs, WBCs and platelets होते हैं, they are collectively called as formed elements. They constitute, इनकी जो contribution होती है, they constitute 45% of the blood. जैसा कि अभी हमने देखा कि जो प्लाज्मा होता है that constitutes nearly
55% ऑफ द ब्लड। अब जो सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स की बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे, जो इनका इनका नंबर होता है, दे आर द मोस्ट एबंडेंट इन मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स। आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा नंबर जो होता है ब्लड में वो आरबीसी का होता है। अडल्ट ह्यूमन में इनका नंबर जो है 5 to 5.5 मिलियन पर एम एम क्यूबिक का ब्लड होता है। आरबीसी जो है ये कहाँ पे बनती है? अडल्ट में ये रेड बोन मैरो में बनती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड बोन मैरो में बनती है। और जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी जो है उनका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। और मेमल्स में जो है इनकी शेप जो है बाइकनकेव होती है। अब जो आरबीसीज में एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है दैट इज रेड कलर्ड, एंड उसमें एक एलिमेंट होता है दैट्स आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। अब जो कलर होता है आरबीसीज का रेड, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। हेल्दी इंडिविजुअल, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है उनमें उनका जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है दैट इज 12 to 16 grams per 100 milliliter। वी कैन सी दैट इन अडल्ट ह्यूमन hemoglobin concentration is 12 to 16 grams per deciliter, or we can say that 12 to 16 grams per 100 milliliters of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है दैट बाइंड्स विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर दिस थिंग। आरबीसीज जो है इनका एक एवरेज लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। उसके बाद वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट्स वाई स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। नाउ लेट अस सी अबाउट द ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड डब्ल्यूबीसीज। जो उनका उनका कोई कलर नहीं होता है बिकॉज उनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, क्योंकि आरबीसीज में जो आरबीसीज का रेड कलर होता है दैट्स बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड डब्ल्यूबीसीज में कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, दैट्स वाई दे आर कलरलेस और दे आर न्यूक्लिएटेड इन कंट्रास्ट विद द आरबीसीज। आरबीसीज आर डीन्यूक्लिएटेड एंड उनका नंबर जो होता है दैट्स रिलेटिवली लेस, एंड जो नंबर होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, यूजुअली 10 to 15 डेज उनका लाइफ स्पेन होता है। जो डब्ल्यूबीसीज है उनकी दो मेन कैटेगरीज हैं डब्ल्यूबीसीज की। कुछ में स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट्स। कुछ में वो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एग्रेन्युलोसाइट्स। For example, this is the cytoplasm and these are the special granules. In agranulocytes, these granules are absent. जो न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils में वो granules they contain the granules in their cytoplasm, that's why they are called granulocytes। अब granulocytes में कौन कौन आता है? न्यूट्रोफिल आता है, eosinophil आता है और बेसोफिल आता है। You can remember this that granulocytes में आते हैं BEN, Ben। Basophils, eosinophils and neutrophils, they are included in granulocytes because their cytoplasm contains specialized granules। अब जो उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, इन दीज टाइप्स ऑफ सेल्स दीज स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एग्रेन्युलोसाइट्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, दैट्स 60 to 65%। आरबीसीज में डब्ल्यूबीसीज में सबसे ज़्यादा नंबर जो है दैट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%। रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स का नंबर जो सबसे कम होता है लेस देन 1%, दैट इज 0.5 to 1% होता है। और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का नंबर मिला के जो है दैट इज 6 to 8%। और उनमें एक स्पेशल फीचर होता है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, दे आर फैगोसिटिक सेल्स ऑफ द ब्लड। दे आर द फैगोसिटिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में सच एज बैक्टीरिया एंटर करता है वो इन न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स उनको फैगोसाइटाइज करके एलिमिनेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ आवर ब्लड। लेकिन उसमें इन दोनों में जो मेन प्रिंसिपल फैगोसाइटिक सेल है दैट इज मोनोसाइट। उसके बाद जो बेजोफिल होता है, बेजोफिल की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज लेस देन 1%। और उसके जो बेजोफिल होता है दे सेक्रेट सर्टेन केमिकल्स, हिस्टामाइन सच एज हिस्टामाइन, हेपेरिन, सेरोटोनिन एटसेट्रा। सिंस basophils secrete histamine and histamine is involved in the inflammatory reactions, that's why basophils help in the inflammatory reactions। और उसके बाद eosinophils जो है उनकी कंसंट्रेशन है 2 to 3%। उनकी फंक्शन जो है दैट इज दे रेजिस्ट इन्फेक्शन और दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एलर्जिक रिएक्शंस। रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद लिम्फोसाइट जो है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज 20 to 25%। जो 20 to 25% जो भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं दैट्स लिम्फोसाइट्स। एंड उनके दो टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी फंक्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी दैट आर इन्वॉल्वड इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। रिमेंबर दिस थिंग। अब उसके बाद प्लेटलेट्स जो है दे आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। और जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर नॉट एक्चुअल सेल्स। हमारी बून मैरो में एक इंपॉर्टेंट सेल होती है दैट्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट जब फ्रेगमेंट होते हैं इट गेट्स स्प्लिट इनटू पीसेस दैट आर कॉल्ड प्लेटलेट्स।
हमारे ब्लड में उनका जो नंबर होता है दैट इज 1.5 to 3.5 लेख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अब प्लेटलेट जो है दैट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व। उनकी मेन फंक्शन जो है दैट इज इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमारी इंजरी हो जाती है कभी ब्लड वेसल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लॉट बनता है, और प्लेटलेट्स का एक अहम रोल होता है, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं दैट हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब अगर उनका रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन दियर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। मतलब अगर उनका नंबर कम होगा तो यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी, दैट लीड्स टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच कैन लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जब क्लॉट नहीं बनेगा तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा। रिडक्शन इन द थ्रोम्बोसाइट्स, जो इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म होती है दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोपिनिया। Reduction in the number of thrombocytes or platelets is called thrombopenia. So now let us discuss about the important concept that is the blood groups. जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ब्लड होता है वो डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ही इज हैविंग। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी होता है, दिस टाइप ऑफ, या किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, किसी का ओ होता है, दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इज कॉल्ड ए बी ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। और किसी का ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल किसी का ए पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव का मतलब इसका एक स्पेशल एंटीजन होता है, दिस इज कॉल्ड आर एच ब्लड ग्रुपिंग। टू इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग आर मोस्ट कॉमनली स्टडीड, दैट इज ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आर एच ब्लड ग्रुपिंग। लेट अस डिस्कस अबाउट द ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। जब हम कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, उसका मतलब है जो इस इंडिविजुअल के ब्लड में आरबीसीज हैं उनके सरफेस के ऊपर एक स्पेशल एंटीजन होता है दैट इज ऑफ द टाइप ऑफ ए एंटीजन। अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसीज पे बी एंटीजन होगा वी से दैट ही हैज अ ब्लड ग्रुप ऑफ बी। अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसीज पे ये दोनों एंटीजन होंगे ए बी और बी बी, वी से दैट ही हैज अ ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी। That's why जो ABO blood grouping है that is based on the presence or absence of two surface antigens on the RBCs, namely A and B antigens। जो ये होता है present on the RBC membrane। जो ये antigen होता है, antigen की definition है the chemical substance that can induce a chemical response। अब जो for example किसी individual के blood में A का blood group जो है A है, मतलब उसके RBCs के ऊपर A antigen है। अब उसके प्लाज्मा में उसका जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडीज़ होंगे बी एंटीजन के खिलाफ, उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगे। ये यूनिवर्सल रूल है। फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप, उसके प्लाज्मा में जो उसके आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन होगा और प्लाज्मा में बी ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल किसी के आरबीसीज पे किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसके आरबीसीज पे बी एंटीजन होगा और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होंगे वो ए एंटीजन के खिलाफ होंगे। या अगर किसी का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, मतलब उसके आरबीसीज पे दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, ए एंटीजन भी बी एंटीजन भी, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। या अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है दैट इज ओ, मतलब उसके आरबीसीज पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके प्लाज्मा में जो है बोथ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। मतलब उसके प्लाज्मा में ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज होंगे, बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज होंगे। लेट अस सी दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन टेबल 18.1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है दैट्स ओ, किसी का ए ब्लड ग्रुप है, उसके जो आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन होगा दैट विल बी ए, और उसके एंटीबॉडीज होंगे जो प्लाज्मा में होंगे दैट विल बी बी के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगे। और जो उसको ब्लड दे सकता है, मतलब जो उसको ब्लड दे सकता है दैट इज डोनर ग्रुप। डोनर्स ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो इसको ए दे सकता है या ओह दे सकता है। उसके बाद अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसके एंटीजन आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन होगा दैट विल बी बी, और उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होंगे दैट विल बी अगेंस्ट ए। और जो उसको ब्लड दे सकता है डोनर ग्रुप जो है दैट विल बी, एक तो बी दे सकता है इसको ब्लड और दूसरा ओह दे सकता है उसको ब्लड। और जो अगर ए बी ब्लड ग्रुप है दैट इज बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। और जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगे दैट विल बी ऑफ नो टाइप, उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और जो उसको कौन ब्लड दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओह भी दे सकता है। और जो अगर ओह ब्लड ग्रुप होगा किसी का, उसके आरबीसीज के सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो कोई एंटीजन नहीं होगा। और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होंगे दैट विल बी अगेंस्ट बोथ, अगेंस्ट ए एज वेल एज अगेंस्ट बी एंटीजन। और जो उसको दे सकता है दैट विल बी ओह, उसको खाली ओह दे सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रॉम द अबाउट टेबल इट्स एविडेंट दैट ओह ब्लड ग्रुप जो है उसको वो किसी भी पर्सन को ब्लड दे सकता है। दैट्स वाई
ऑफ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। अब जो आगे देख सकते हैं, जो आप ए बी देखिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप है दैट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल द ब्लड ग्रुप्स, दैट्स वाई such individuals are called universal recipients. Now let us discuss about another blood grouping, that is RH grouping. जो कई इंडिविजुअल्स होंगे, उनके RBCs पे एक स्पेशल एंटीजन प्रेजेंट होता है, दैट्स अनदर स्पेशल एंटीजन, दैट इज RH एंटीजन। दैट्स आल्सो, जो RH, इसका RH इसलिए नाम है क्योंकि दैट्स आल्सो प्रेजेंट इन रिसेस मंकी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड RH एंटीजन। अब जिस इंडिविजुअल के RBCs के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड RH पॉजिटिव इंडिविजुअल, और जिसके RBCs के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा दैट विल बी कॉल्ड RH नेगेटिव इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब कोई केस है, किसी का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव और किसी का है RH नेगेटिव। अगर RH नेगेटिव पर्सन वाले का एक्सीडेंट हो गया, उसको हम RH पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब RH पॉजिटिव में एंटीबॉडी, RH पॉजिटिव जो है उसमें एंटीजन्स होंगे, ये RH नेगेटिव का ऑलरेडी ब्लड है, RBC है, अब हम RH पॉजिटिव के RBC उसमें आ जाएंगे। यहाँ पे इसके खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिस्पांस होगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगे, ये एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय करेंगे इन सेल्स को। दैट्स वाई RH compatible RH grouping should also be matched during the blood transfusion. That's why it's an important blood group. अब देखा गया है जो RH पॉजिटिव RH एंटीजन है वो 80% ऑफ इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई 80% इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, एंड जो रिमेनिंग 20% है उनमें ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड, अगर RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव का ब्लड देंगे दैट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन्स, एंड दोज antigens will then kill the RH positive RBCs and there will be incompatibility. That's why this special case of, इसका एक स्पेशल केस देखा गया है RH मिसमैचिंग का। when RH नेगेटिव, when जब मदर जो है वो RH नेगेटिव होगी और जो फीटस है that will be RH पॉजिटिव। RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस, जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड होगा वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मिक्स नहीं होता है मदर के RH नेगेटिव ब्लड के साथ, because the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, जब डिलीवरी होगी फर्स्ट चाइल्ड की, वहाँ पे कुछ चांस होता है इन दो के ब्लड को मिक्स होने में, RH पॉजिटिव ब्लड विद द फीटस। इन सच केसेस द मदर, अब RH पॉजिटिव ब्लड आ गया RH नेगेटिव मदर में, अब RH मदर जो है वो कुछ एंटीबॉडीज बनाएंगे इस एंटीजन के खिलाफ। अब उन RH पॉजिटिव RBCs को किल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबॉडीज, एंड जो मदर के ब्लड में वहाँ पे स्टोर रहेंगे कुछ एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज इसके RH एंटीजन के खिलाफ, अब जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होंगी वहाँ पे ब्लड, मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के साथ मिक्स होगा और RH पॉजिटिव जो एंटीजेंस बनी है पहले ही फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, वो पास करेंगे थ्रू प्लेसेंटा इनटू द फीटस, एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द RBCs ऑफ फीटस, एंड द फीटस विल सफर फ्रॉम सीवियर एनीमिया। As a result, there will be jaundice also. बिकॉज जब RBCs का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे एनीमिया होगा, RBCs का नंबर कम होगा, दैट्स कॉल्ड एनीमिया, और जब RBCs डिस्ट्रॉय होंगे वहाँ पे हीम निकलेगा, हीम आगे जाके बाइलिरुबिन बनाएगा, एंड एंड बाइलिरुबिन जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड बाइलिरुबिन will cause eyes and skin and also mucous membranes to turn yellow, that's why it will also lead to jaundice. This condition is called, these group of symptoms is called erythroblastis fetalis. This condition can be prevented by administering anti-RH antibodies. अब हम मदर को फर्स्ट डिलीवरी के बाद, जब फर्स्ट बेबी डिलीवर होगा उसके बाद हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, दैट आर कॉल्ड anti-RH एंटीबॉडीज, जो उन स्टोर्ड एंटीबॉडीज को जो मदर की बॉडी में बन गए उनको किल करेगा, ताकि दैट्स वाई, एंड देन मदर कैन easily give birth to next child.
Now let us discuss about the another important concept, that is the coagulation of blood. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब भी कोई कट लगता है हमारी बॉडी में, इंजरी होती है, तो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से ब्लड लॉस नहीं हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ब्लड लॉस जो है वो स्टॉप होता है. ब्लड एग्जिबिट्स क्लॉटिंग मैकेनिज्म. coagulation, blood exhibits coagulation or the clotting in response to an injury or trauma. दिस मैकेनिज्म जो है ये किसके लिए होता है, ताकि हमारी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, to prevent the excessive blood loss from the body. This is formed by, जब भी हमारी बॉडी में कट लगता है, इट्स जब भी हमारी बॉडी में कट लग, यू हैव ऑब्जर्व दैट डार्क, हमारी बॉडी में कट के ऊपर फिर डार्क रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्लॉट और कॉगुलम. ये क्लॉट किनका बना होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स का, दैट आर फाइब्रिन थ्रेड्स इन विच, जो उसमें क्या होता है, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स को एक साथ असेंबल कर वो ट्रैप हो जाते हैं उसमें, दैट्स कॉल्ड द फाइब्रिन थ्रेड्स. असल में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एक इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है थ्रोम्बिन में. जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन होता है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन बाय अ स्पेशल एंजाइम दैट्स कॉल्ड द थ्रोम्बोकाइनेस. ये भी एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन. अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, दिस थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट द इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फाइब्रिन ही असल में क्लॉट होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कोगुलेशन. एंड दिस कोगुलेशन जो है इसको इनिशिएट कौन करता है, इसको दो चीजें इनिशिएट करता है. एक तो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय प्लेटलेट्स. An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. और उसके बाद जो factors released by the tissues, वहाँ पे जो इंजरी एट द साइट ऑफ इंजरी जो है टिश्यू है वो भी कुछ फैक्टर रिलीज करता है, उसकी हेल्प से फिर क्लॉटिंग प्रोसेस जो है दैट इज इनिशिएटेड. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म और कोगुलेशन इज इनिशिएटेड बाय, इट्स इनिशिएटेड एक्चुअली बाय टू थिंग्स, द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लेटलेट्स एंड द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द डैमेज्ड टिश्यू. इस प्रोसेस में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स. और जो यहाँ पे सिर्फ इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनका एक मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे मतलब कि ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस है इसमें कुछ ये एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, एंजाइम लिंक्ड कम्प्लेक्स रिएक्शन है, जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल, जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. दैट कम्प्लेक्स सिस्टम इज कॉल्ड द कैस्केड process in which many clotting factors are involved. and जो ये clotting process है इसमें एक कैल्शियम का भी important role होता है. कैल्शियम plays a very important role in clotting because some enzymes which are involved in this clotting process are activated by calcium ions. So now let us discuss about the another important topic, that is the lymph. lymph का दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड. जब भी हमारी बॉडी ब्लड टिश्यू कैपिलरीज तक पहुंचता है, वहाँ पे कुछ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे स्पिट आउट होते हैं फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, लीविंग द जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड में ही रहते हैं, एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो ब्लड में ही रह जाते हैं. उसके अलावा जो वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या मिनरल्स हैं वो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं. दैट्स दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, और द टिश्यू फ्लूइड. लेटर ऑन दिस टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड द लिम्फ. जो इसकी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा, बिकॉज जो यहाँ पे मिनरल्स हैं वही इसमें भी चले गए. दैट्स वाई जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस ब्लड में और प्लाज्मा में और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो सिमिलर होगी. अब उसके बाद एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब वहाँ पे टिश्यू फ्लूइड्स में यही टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में वही फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट्स द टिश्यू फ्लूइड. एंड जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्लड से लेके ब्लड से सेल्स तक चला जाता है, या ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स तक चला जाता है, वो इसी टिश्यू फ्लूइड के बीच में से चला जाता है. एन एलॉबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक वेसल्स सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वीनस. अब यही फ्लूइड जो है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वही इन बिटवीन द सेल्स जो है इससे मेजर इसमें लिम्फेटिक वेसल से चला इंटर करेगा, और उन लिम्फेटिक वेसल से लेके इसको मेजर वीन्स में
एंटर करेगा। जो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। जो इन लिम्फेटिक वेसल्स में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड चला गया उसी को लिम्फ कहते हैं। एंड जो लिम्फ होता है दैट इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड वी नो दैट लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। एंड लिम्फ जो है इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने कहा था कि फैट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं, फॉर एग्जांपल फैट्स जो है आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। Now let us discuss about the circulatory pathways. जो circulatory patterns हैं that are of two types, open circulatory system and closed circulatory system. जो open circulatory system होता है that is present in arthropods and molluscs. Remember this thing, arthropods and molluscs. उनमें जो है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है वो ब्लड वेसल से लेके फिर आगे ओपन स्पेसेस में चला जाता है, इन विच टिश्यू जो है टिश्यू इज डायरेक्टली बाथर इनटू द ब्लड। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसेस होते हैं that are called the sinuses। एंड जो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है वो ब्लड वेसल से लेके आगे जाके साइनसेस से फिर डायरेक्टली टिश्यू में चला जाता है, इन विच टिश्यू इज डायरेक्टली बाथर इनटू द ब्लड। दिस इज कॉल्ड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। ना उसके बाद एनीलिडस और कॉर्डेटस जो हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब जब हार्ट पंप ब्लड को पंप करेगा वो सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, सिर्फ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में कन्फाइनड रहेगा। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस एज द ब्लड फ्लो कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा वो डायरेक्टली टिश्यूज में नहीं चला जाएगा। वो सपोज अगर इसको कुछ न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है that will be transported through diffusion process, and the heart then the blood will then go back into the heart through closed, and this type of system in which blood remains confined to only blood vessels is called the closed circulatory system। and इसका एक एडवांटेज भी है, यहाँ पे एक प्रिसाइजली प्रेशर के साथ ब्लड रेगुलेट होता है, प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, एंड जो है ब्लड जो है दैट इज ब्लड फ्लो जो है दैट इज प्रिसाइजली रेगुलेटेड। उसके बाद जो ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं, तमाम वर्टिब्रेट्स के पास एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। फॉर एग्जांपल फिशेस जो है उनमें सबसे पहले हम फिशेस की बात करेंगे। फिशेस में जो है 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिशेस हैव ओनली 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। उसके बाद एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल के बगैर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स कंसिस्ट ऑफ 3 चेम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। उसके बाद जो क्रोकोडाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मेमल्स हैं, दैट पॉजेस 4 चेम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। फिशेस में जो हार्ट होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो विच इज़ ऑक्सीजनेटेड। वो कहाँ पे ऑक्सीजन होता है? गिल्स में, और गिल्स से वो बॉडी पार्ट्स की तरफ सप्लाई होता है, एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। सो हियर वी कैन से दैट फिशेज में जो है वहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the gills or lungs or skin, and जो right atrium जो है that gets deoxygenated blood from the body parts. However, when they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood, incomplete double circulation इसे कहा जाता है। For example, जो लेफ्ट एट्रियम है, ये दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए गिल। For example, in amphibians, this is a lung or gills in which oxygenation occurs, oxygenated blood, and this oxygenated blood is returned to the left atrium, and then from left atrium it goes into the ventricle, single ventricle, and जो tissues से जो deoxygenated blood आ जाता है that returns to the right atrium, and this deoxygenated blood goes then into the ventricle, single ventricle. This deoxygenated blood and oxygenated blood gets mixed in this ventricle, and this ventricle then pumps the mixed blood to the tissues. That's why this is called the incomplete double circulation. In incomplete double circulation, for example, in amphibians, the heart pumps the mixed blood. Remember this thing.
अब जो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं उनमें ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू वेंट्रिकल्स इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर वेल सेपरेटेड। जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है दैट गोज इनटू द राइट लेफ्ट एट्रियम, एंड लेफ्ट एट्रियम then gives it to the left ventricle, and left ventricle then supplies the only oxygenated blood into the tissues, and from tissues the deoxygenated blood goes into the right atrium, and right atrium sends it to the right ventricle, and the right ventricle sends this deoxygenated blood to the lungs, where oxygenation again occurs and the cycle repeats. That's why crocodiles, birds and mammals have complete double circulation, और इनमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो जाता है। Now let's discuss about the human circulatory system. जो human circulatory system होता है that's also called blood vascular system. इसमें क्या क्या आता है? एक तो हार्ट आता है, उसके बाद ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। जो हार्ट है हमारा दैट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म लेयर ऑफ द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियोनिक लेयर। ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, दो लंग्स के बीच में स्लाइटली जो है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इट हैज जो इसका साइज है दैट इज इक्वल टू द क्लेंचड फिस्ट। इसके सराउंडेड बाय, इसके ऊपर से एक मेम्ब्रेन होता है, डबल वॉलड मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसके अंदर से एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसकी फंक्शन क्या होती है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, इट प्रोवाइड्स द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स टू द हार्ट, and it also prevents the heart from the external injuries. जो हमारा heart होता है that has 4 chambers. We know that we have 4 chambered heart consisting of 2 atria, 2 small upper chambers called atria, and 2 larger lower chambers called the ventricles. For example, this is our heart. Upper 2 chambers is called atria, and lower 2 large chambers are called ventricles. This is the right atrium, this is left atrium, this is right ventricle, and this is left ventricle. अब a thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and left atria. इस left और right atrium के बीच में एक thin muscular septum होता है, that's called the interatrial septum. Whereas जो ventricles के बीच ventricles के बीच में एक thick muscular wall होता है, that's called the यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है दैट इज थिन, यहाँ पे टेक्स्ट ने लिखा है दैट इज थिन, और जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है दैट इज थिक। Remember this thing, that interventricular septum separates the left and the right ventricle. This is interventricular septum. हम यहाँ पे इसको थोड़ा थिक दिखाएंगे ताकि आपको डिफरेंशिएट लगे, डिफरेंस हो सके। दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम, दिस इज थिन, एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज थिक। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑफ द पर्टिकुलर साइड के बीच में भी एक सेप्टम होता है दैट इज कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. This is right atrium and this is right ventricle. The right atrium and right ventricle are separated by a septum that's called right atrioventricular septum. एंड इसमें एक ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। इस ओपनिंग में एक वेलो होती है, उसके 3 कस्प्स होते हैं, 3 लीफलेट्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड द ट्राइकस्पड वेलो। Whereas जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में भी एक ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग में एक वेलो होती है, उस वेलो में खाली 2 ही फ्लैप्स होते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द बाइकस्पड वेलो और मिट्रल वेलो। दिस बाइकस्पड वेलो, दैट्स वाई वी कैन से दैट बाइकस्पड और मिट्रल वेलो इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ट्राइकस्पड वेलो इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब जो यहाँ पे ओपनिंग होती है, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो ओपनिंग होती है दैट्स कॉल्ड द सिमिल्यूनर, दैट्स कॉल्ड एट्रियो, दैट्स कॉल्ड, जो ये ओपनिंग होती है उसमें कुछ सिमिल्यूनर, उसमें जो ओपनिंग, उसकी ओपनिंग में जो है दैट इज सिमिल्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और सिमिलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में ओपनिंग होती है उसमें भी सिमिल्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं।
द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जब राइट एट्रियम जो है ओपन करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द आयोटा, वहाँ पे जो ओपनिंग होती है वहाँ उसमें सिमिल्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और जो वेलो होता है उसकी जो मेन फंक्शन होती है that those allow the blood to go only in the one direction, that allows the unidirectional flow of blood, मतलब एट्रिया से या एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू द, अगर राइट वेंट्रिकल होगा तो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा तो जाएगा आयोटा में। दीज वेल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, वो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। Now let us see at this figure showing the human heart, the sectional view of human heart। जो हमारा heart है that's a four chambered, this is the right atrium, this is right ventricle, this is left atrium and this is left ventricle। और जो right atrium और right ventricle में जो सेप्टम होता है, मस्कुलर सेप्टम होता है, दैट्स कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है दैट्स कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। सिमिलरली जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है दैट्स कॉल्ड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज थिक। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है दैट इज गार्डेड बाय सम वेल्व्स that have that valve has three muscular flaps or three muscular cusps, that's why it's called the tricuspid valve। और जो वेलो होती है और जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल ओपन करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जब राइट एट्रियम पंप ब्लड करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। This opening is guarded by three valves that have three cusps. The valve is called a semilunar valves। एंड जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में से जब ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दिस ओपनिंग, दिस इज गार्डेड बाय टू कस्पर्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाइकस्पर्ड वैलो और मिट्रल वैलो। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल खुद कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो ब्लड को पंप करेगा इनटू द aorta, and the aorta then this opening is also guarded by semilunar valves। and जो aorta है ये फिर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है वो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स तक ले जाएगी, वहाँ से ऑक्सीजनेशन होके वापस ले आएगी इनटू द लेफ्ट एट्रियम। दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द नोडल सिस्टम दैट हैज़ द rhythmic auto contractibility, and the remaining topics will be covered। So till then take care of yourself and share and subscribe Beta Biology। Thank you।